So the prerequisite is Python for this course. Okay, so this will be in Hindi. Let me continue in Hindi. Okay, तो इस कोर्स की जो प्रीरिक्विजिट है वो पाइथन है. तो आई बिलीव कि आपको पाइथन आता होगा. एम आई करेक्ट? Yes, I know, ओके. but what level of Python that is important? सो अमित, it basically, if you will go and will see anywhere, people in starting will say that you just need to know the basics of Python, but that is not the reality. Once you will work as a data scientist, there are many things which you have to do, and there you need Python. Like for an example, मान लो मेरा कोई data science का project है, और अगर मुझे उसका डिप्लॉयमेंट करना है, देर आर सम ऑटोमेशन टास्क जो मुझे करने पड़ सकते हैं. ठीक है. Mhm. थोड़ा बहुत मुझे, सपोज करो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मुझे पाइपलाइन भी बनानी पड़ सकती है. आप समझ रहे हैं उस चीज को, Yeah. पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू. तो एंड इसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन से फिर ऑब्वियसली हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. तो जो मेन चीज है वो ऑब्वियसली डेटा साइंस है. इसमें स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स आता है, उतना ही रोल आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग भी प्ले करती है. तो मैं नहीं कह रहा हर एडवांस टॉपिक आपको आना चाहिए, बट जैसे ऊप्स हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, तो बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि वो तो हम डेटा साइंस में यूज करने वाले हैं. इवन अगर आप मशीन लर्निंग में देखेंगे तो हम जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, दे आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड. तो मुझे आइडिया उसका भी होना चाहिए. ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे लॉगिंग हो गया. हम हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम हर एक लॉग को एक लॉग फाइल में प्रॉपरली राइट कर पाए. क्योंकि प्रोडक्शन में अगर सपोज करो किसी भी वजह से मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि क्या रीजन था. एंड कई बार ये होता है कि प्रोडक्शन का एक्सेस आपके पास होता है, लेकिन कई सारे क्लाइंट्स में आप देखेंगे कि प्रोडक्शन का एक्सेस आपके पास नहीं आता. तो देयर यू विल बी टोटली रिलाई ऑन द लॉग्स. तो आप कहेंगे कि भाई आप लॉग भेजो हमें, हम चेक करते हैं क्या इशू है. देन यू विल टेस्ट इट आउट इन योर लोअर इन्वायरमेंट. तो लॉगिंग है. ठीक है. एंड बहुत सारी चीजें हैं. तो मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ बेसिक पाइथन अगर रिक्वायरमेंट है डेटा साइंस, हाँ डेटा साइंस पढ़ने के लिए बेसिक्स पाइथन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ट्रू. बट लेकिन इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि बेसिक्स ऑफ पाइथन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, तो ये सही नहीं रहेगा. इसलिए पाइथन 50% रोल डेफिनेटली प्ले करता है जब हम Okay. इंडस्ट्री में काम करते हैं. Okay. Okay. Thank you. सो प्री रिक्विजिट डेफिनेटली पाइथन है. एंड पाइथन में जो सबसे मेन चीजें हैं जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में भी ऑब्वियसली होता है. एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी हम करते हैं, डेटाबेस से डेटा लोड करते हैं. तो डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन का एक पार्ट होता है. आप किस मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, टोटली डिपेंड ऑन दैट, बट डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें आना चाहिए. एंड फाइल रीडिंग राइटिंग भी हमें आना चाहिए. ऑल्दो पांडाज ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, बट बेसिक लेवल पे हमें ये आना चाहिए, जैसे टेक्स्ट फाइल कैसे रीड राइट करते हैं, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल. तो फाइल हैंडलिंग हमें आना चाहिए. डेट एंड टाइम भी हमें आना चाहिए पाइथन से, क्योंकि आगे हम डेट टाइम के बेसिस पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटा में. मान लो मेरे पास एक डेट कॉलम है, मुझे मंथ के बेसिस पे एनालिसिस करनी है, मुझे डे के बेसिस पे एनालिसिस करनी है. तो मुझे उस डेट में से मंथ डे ये एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए. या आगे जाके अगर हम टाइम सीरीज की बात करते हैं तो फिर हमें डेट एंड टाइम अच्छे से आना चाहिए. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेनली हम डेटा साइंस में यूज करते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टुपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एंड लैम्डा फंक्शंस हो गए, ये लूप्स हो गए, इफ एल्स हो गए. ये सब बेसिक पाइथन का पार्ट है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए.
ओके, एक बार कोर्स कंटेंट देखते हैं। तो प्री रिक्विजिट में ऑब्वियसली हमें पाइथन पहले से आना चाहिए, ये मेन चीज है। तो अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस का मैं आपको एक बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू देता हूँ, ऑल्दो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन अम, देखो मेनली पहले क्या होता था कि जो डेटा हमारे पास होता था वो बहुत, आप कह सकते हैं, कम अमाउंट में डेटा होता था। तो उस डेटा को बगैर किसी प्रोग्रामिंग के और उसके प्रोसेस करना हमारे लिए इजी होता था। अगर हम बैक टू 2000 से पहले की अगर हम बात करें, तो डेटा साइंस उस टाइम पे भी था लेकिन इतना बूम पे नहीं था। तो पहले डेटा इतना नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब ऑनलाइन वेबसाइट्स, ये सब उतना नहीं था, तो डेटा उतना जनरेट नहीं हो रहा था, तो उसको प्रोसेस करना बहुत आसान था। लेकिन फिर धीरे धीरे डेटा का, तो पहले लोग वाग स्टैटिशियन, जिसे हम प्रोफाइल बोलते थे, स्टैटिशियन का काम यही होता था, डेटा को एनालाइज करना एंड डेटा में से इन्फ्रेंसेस निकालना एंड प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है एंड सजेशंस उसके बेसिस पे। तो ये एक स्टैटिशियन का काम होता था। फिर डेटा का अमाउंट बढ़ता गया। अब ये एक मैनुअल एफर्ट्स थी। आप इंडस्ट्री में हैं, आप जानते हैं कि जहां भी मैनुअल एफर्ट्स होते हैं वहां पे एरर्स के चांसेस होते हैं। इसलिए आजकल हम चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं ताकि हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकें। तो जब डेटा का अमाउंट बढ़ता गया धीरे धीरे, तो उसे मैनुअली प्रोसेस करना फिर पॉसिबल नहीं हुआ। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस को स्टैटिस्टिक के साथ में ऐड कर दिया गया, और हम इसे कह सकते हैं कि इस तरीके से डेटा साइंस की प्रोफाइल बनी। बाकी का ये प्रोफाइल बहुत पहले ही बन चुकी थी। ये बहुत आप कह सकते हैं 19 समथिंग ईयर की, अ, कुछ न्यूज़पेपर्स में सबसे पहली जो प्रोफाइल डेटा साइंस की रिलीज हुई थी, समथिंग लाइक दैट, वहां से ये ओरिजिनेटेड है डेटा साइंस वर्ड। लेकिन ओरिजिनेटेड ये इस तरीके से आया। तो जो स्टैटिस्टिशियन का जो रोल था और जो प्रोग्रामिंग का जो टेक्नोलॉजी था, दोनों को मिक्स करके फिर डेटा साइंस बना। तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा से इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं एंड आगे मशीन लर्निंग का यूज करके प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। इसलिए डेटा साइंस के लिए प्रोग्रामिंग जितना जरूरी है उतना ही स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स भी जरूरी है। क्योंकि अब मुझे प्रोग्रामिंग तो आती है कि डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, मैं प्रोग्राम फंक्शन लिख सकता हूँ, लेकिन इनिशियली कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके लिए मुझे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक भी आनी चाहिए एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो ऑल दो अगर आप देखेंगे डेटा साइंस में हमारे पास में सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, मुझे कोई भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला मैनुअली नहीं राइट करना, ना मुझे कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम मैनुअली राइट करना, सब कुछ प्री डिफाइन है। इवन अगर मुझे किसी भी डेटा का मान लो मीन निकालना है, तो मुझे मैनुअली कोई कैलकुलेशंस नहीं करना, और ये मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। अगर मेरे पास 10 या 5 रिकॉर्ड हैं तो मैं ये मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन जब ये बात आती है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की, तब ऑब्वियसली ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैनुअली। तो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, बट हमें स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक हम डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये पहले से किसी को नहीं आ सकता। प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली आता है एंड बहुत सारे लोगों को स्टैटिस्टिक पहले से स्टडी करके रखते हैं, बट वी विल कवर दिस। स्टैटिस्टिक कितने तरीके की होती है, डेटा कितने तरीके का होता है स्टैटिस्टिक में, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो वर्क करते हैं वो प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, देयर विल बी रेन और नॉट, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे। सो सम एल्गोरिदम्स आर वर्किंग ऑन, यू कैन से हाइपोथेसिस। तो हम ये डेफिनेटली पढ़ेंगे।
मैथमेटिक्स नॉट एंटायर मैथमेटिक्स, जैसे लीनियर एल्जेब्रा और प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, तो ये मैथमेटिक्स का जो दो पार्ट हैं ये हम यूज करते हैं, क्योंकि लीनियर एल्जेब्रा हमें डेटा को समझने में हेल्प करता है, डेटा को ट्रांसपोज करने में, मैट्रिक्स को समझने में, वेक्टर डेटा को समझने में, जो कि हम यूज करते हैं अपना डेली डेटा साइंस लाइफ में, ये हमें उसमें हेल्प करता है। इसलिए लीनियर एल्जेब्रा जरूरी है। और प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको बताया ही है। तो हम मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो हमें आइडिया मिलेगा, ये हमें आइडिया देगा आगे हेल्प, जितना भी हम आगे पढ़ेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, अ, हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, उस सब में जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस और फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, वो सब हमें यहाँ से ओरिजिनेटेड होगा, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको अगर आइडिया दूं, तो एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर्स बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, और बिकॉज ऑफ आउटलायर्स हमारा जो आप कह सकते हैं जो एक्यूरेसी स्कोर है किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, वो करेक्ट नहीं होता। क्योंकि आउटलायर्स की वजह से हमारा डेटा का मीन चेंज हो जाता है, हमारे डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशंस चेंज हो जाते हैं। तो हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक के कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे जेड स्कोर। अब ये जेड स्कोर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें सीखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक में। एंड लेटर ऑन जब हमें जेड स्कोर आता होगा, तो फिर हम उसको आगे वहां अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? तो ये सब फॉर्मूला जो हम आगे फर्दर यूज करेंगे, जैसे मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, देयर कैन बी ऑब्वियसली दीज आर द कॉमन टर्म्स, मीन, मीडियन, मोड, बट ऑब्वियसली देयर कैन बी सम पीपल्स हु डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीन एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो हम ये सारी चीजें मैथ्स में और स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास में वेब स्क्रैपिंग वी विल कवर बट नॉट ऑन दैट पार्ट, सो वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम द नंपाई एरे। अब यहां से बात करते हैं, तब फिर वापस वेब स्क्रैपिंग पे आएंगे। तो ये नंपाई एरे क्या है? तो पाइथन के बाद में पाइथन का सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है उसे हम बोलते हैं नंपाई, स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम स्टेटिस्टिक में पढ़ेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 5 वैल्यूज का मीन निकाल रहे हैं, तो 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द मीन ऑफ दोज 5 वैल्यूज। बट अगर सपोज करो वो 50 वैल्यूज हुई, या वो 500, या वो 5000, या वो 5 मिलियंस वैल्यूज हुई, तो क्या ये मेरे लिए मैनुअली पॉसिबल होगा 5000 वैल्यूज को प्लस करना एंड डिवाइडेड बाई 5000? ऑब्वियसली नहीं। सो numpy एरे हमें प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल फंक्शंस प्री डिफाइन, जिनके थ्रू हम जेड स्कोर निकाल पाएंगे, ठीक है, मीन निकाल पाएंगे, मीडियन निकाल पाएंगे डेटा का, वेरिएंस निकाल पाएंगे डेटा का। तो जो भी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टर्म्स हम पढ़ेंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें मैनुअली अप्रोच फॉलो नहीं करनी, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। और वो प्री डिफाइंड फंक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है? numpy प्रोवाइड करता है। इसलिए numpy स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, which will give you the statistical and mathematical functions which we will use to analyze our data। तो इसलिए numpy हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है। एंड दूसरा, numpy हमें एरे भी प्रोवाइड करता है, जैसे 1D एरे, 2D एरे एंड n डायमेंशनल ऑफ एरे, जो हमें ये हेल्प करता है कि जब हमारे पास 1D डेटा होगा तो हम उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन ए रो, suppose if you are working on a column, how you are going to perform operation on a row and how you are going to perform operation on a column later on when you will work with the real time of data set, so that help you will get it from here। so यहाँ से हमें ये सीखने को मिलेगा। जैसे अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि हम लिस्ट पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो लिस्ट इज ए 1D एरे काइंड ऑफ थिंग, बट हम लिस्ट नहीं यूज करते आगे डेटा साइंस में। क्यों यूज नहीं करते, वो जब हम पढ़ेंगे नंपाई एरे तब हम समझेंगे। और 2D एरे वो होता है जब हमारे पास में मल्टीपल रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है।
तो जब हम पूरा एंटायर एक्सेल डेटा या सीएसवी डेटा या डेटाबेस में से एंटायर टेबल लोड करेंगे तो वो एक 2D डेटा बनेगा। तो हम 2D डेटा पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे? कैसे मैं उसमें से एक कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कैसे मैं उसमें से एक रो सेलेक्ट करूंगा, एंड हाउ आई विल सेलेक्ट ए स्पेसिफिक डेटा, हाउ आई विल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डेटा, like filtering, sorting, applying conditions, selecting data based on conditions. So those all things also we will get in numpy. So numpy दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो numpy array जो हमें डेटा का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है और उस पर हम कैसे ऑपरेशन करेंगे ये हमें हेल्प करता है, जैसे 1D डेटा पे, 2D डेटा पे, 3D डेटा पे। दूसरा नंपाई हमें हेल्प करता है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल प्री डिफाइंड फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए हम पहले नंपाई पढ़ेंगे। अब जब हमें 1D डेटा पे, 2D डेटा पे स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कुछ पे कैसे ऑपरेशन करेंगे ये भी समझ में आएगा, और हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे। फिर नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है वो आता है हमारे पास में पांडास। तो बाय यूजिंग NumPy module, we can perform mathematical operation on data, but we cannot manipulate our data. To manipulate the data, we require Pandas module. What is the meaning of manipulating? The meaning of manipulating is something, suppose you want to remove a row, you want to add a row, you want to rename your column. Okay, so those you want to group your data, and suppose you want to concatenate two data frames, suppose you want to, जैसे डेटा बेस में अगर आपने कभी देखा हो ज्वाइनिंग एक कॉन्सेप्ट होता है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन परफॉर्म यूजिंग द पांडास। जैसे कि अगर मेरे पास डेटा में मिसिंग डेटा है तो क्या फंक्शन होगा उस मिसिंग डेटा को ढूंढने का, क्या फंक्शन होगा उस मिसिंग डेटा को रिमूव करने का या रिप्लेस करने का। ये सारी चीजें जो डेटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि यहां हम अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं टू एनालाइज दैट फर्दर। सो जब हमारे पास रॉ डेटा आता है तब हम पांडास के थ्रू उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं एंड फिर डेटा को रेडी करते हैं। सो डेटा साइंस में ये दो मॉड्यूल्स हमारे स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंपाई, दूसरा पांडास। नंपाई हमें मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है एंड पांडास के थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। सो आई होप कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल का है, बट फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो। That's okay for me. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब ठीक है हमने डेटा को मैनिपुलेट किया है, डेटा हमारे पास में रेडी है। नाउ टू एनालाइज द डेटा वी रिक्वायर सम ग्राफ्स, बिकॉज जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो बिना ग्राफ्स के, बिना विजुअलाइजेशन के उसको एनालाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर सपोज करो मैं आपको एक कॉलम ऑफ रिकॉर्ड दूं और जिसमें आप सपोज करो 5000 रिकॉर्ड्स हैं एंड दैट कॉलम इज एज कॉलम, एंड अगर मैं आपसे पूछूं द फ्रीक्वेंसी ऑफ एज, जैसे कि 35 के कितने लोग हैं एज के, 40 एज के कितने लोग हैं, सो बिना ग्राफ के ये मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट ग्राफ की हेल्प से इसको समझना और देखना मेरे लिए आसान रहेगा। तो फर्दर डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि हम डेटा को एक्सप्लोर कर पाए एंड एनालाइज करने के लिए, हम डेटा को विजुलाइज करते हैं। डेटा को विजुलाइज करने के लिए पाइथन के दो मॉड्यूल यूज होते हैं, एक मैटप्लॉटलिब और एक सिबॉन। सिबॉन पाइथन का एडवांस मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब भी यूज होता है, सिबॉन भी यूज होता है, बट सिबॉन मैटप्लॉटलिब से एडवांस है थोड़ा सा। कुछ मॉड्यूल्स हैं जैसे कि हीट मैप हो गया, केडी प्लॉट हो गया, ये कुछ ग्राफ्स हैं जो मैटप्लॉटलिब में अवेलेबल नहीं है, सिबॉन में अवेलेबल है। बाकी का हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वो एडवांस कैसे है मैटप्लॉटलिब से सिबॉन। लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग डेटा विजुअलाइजेशन के टूल भी यूज करते हैं, जैसे पावर बीआई हो गया या टैबलू हो गया। अच्छा, टैबलू की एक अलग से प्रोफाइल भी होती है। आप डेटा साइंस ना करके अगर सिर्फ टैबलू पढ़ते हैं तब भी आपको एक प्रोफाइल मिल जाती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे, इवन जहां ऑल दो लोग वाग डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं आपको ऐसे भी बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स देखे हैं जिनके यहाँ सिर्फ टैबलू डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि
टैबलू में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेटा को आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। सो टैबलू एक टूल है डेटा विजुलाइजेशन का। अ, बहुत सारे लोग वो भी डेफिनेटली ऐड ऑन करते हैं, बट जब हम एंड टू एंड किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं डेटा साइंस की, वहां टैबलू का कोई भी रोल नहीं आता है। सो नाउ यहाँ हमने डेटा को मैनिपुलेट किया, हमने डेटा को विजुलाइज किया। जब हम डेटा को विजुलाइज करते हैं तो हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, और इस स्टेप को हम एक्सप्लोरिटी ऑफ डेटा एनालिसिस कहते हैं। जहां हम डेटा को एक्सप्लोर करने का मतलब है डेटा को एंड टू एंड समझते हैं। अगर मुझे डेटा के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो ये मेरे लिए टिपिकल होगा उसमें से कोई भी प्रेडिक्शंस करना, या उसके बेसिस पे कोई भी इन्फ्रेंसेस निकालना, क्योंकि मुझे डेटा का आइडिया ही नहीं है कि डेटा के किस कॉलम में किस तरीके की वैल्यूज है, क्या क्लासेस हैं किस कॉलम में। ये सब मुझे जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ग्राफ्स के थ्रू और इन सब के थ्रू हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। नाउ दे यहां तक का जितना भी रहता है वो डेटा एनालिसिस कहलाता है। अब डेटा साइंस के लिए हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा डेटा डेटा साइंस के लिए यानी कि मशीन लर्निंग के लिए प्रिपेयर नहीं है। अगर मुझे अपने अब इस डेटा को आगे मशीन लर्निंग में यूज करना है फर्दर प्रोडक्शंस के लिए, तो मुझे डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड यहाँ एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर्स बोलते हैं बेसिकली कॉलम्स को, डेटा साइंस की टर्म में। इंजीनियरिंग मतलब फीचर्स पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जब हमारे पास डेटा आता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो डेटा आएगा वो एक्यूरेट होगा। डेटा में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहली बात करें फीचर स्केलिंग, ये डेटा रैंगलिंग्स के पार्ट्स हैं। फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग क्या होता है? फीचर्स मैंने आपको बताया, हम बोलते हैं एक कॉलम को। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब कुछ फीचर्स होते हैं एक डेटा सेट में, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो मान लो ये एक एज कॉलम है और एक आपके पास सैलरी कॉलम है। तो ये है आपका एज कॉलम और ये है आपके पास में सैलरी कॉलम। तो एज है आपकी यहाँ पे 97, 23, 37, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो दीज आर टू डिजिट्स वैल्यूज। सैलरी है आपके पास में सपोज करो 1.5 मिलियन, 3.2 मिलियन and 7.1 million, something like this. These are not two digit values. So अब डेटा साइंस में जब हम काम करते हैं, सो ये जो दो कॉलम्स हैं ये दोनों सेम स्केल में नहीं है। अगर आप देखेंगे दे आर इन डिफरेंट स्केल। सो दिस एज कॉलम इज इन 2 डिजिट, सैलरी कॉलम इज इन 4 और 5 डिजिट। तो ये दोनों डिफरेंट स्केल में है। जब दो कॉलम्स डिफरेंट स्केल में होते हैं तो उनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब में काफी डिफरेंस होता है। जब इन सब में काफी डिफरेंस होता है तो हमारा जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल हम बनाते हैं इस डेटा को यूज करके, ऐसे डेटा को यूज करके, उसका जो एक्यूरेसी स्कोर होता है वो बहुत कम होता है। और हमारा मशीन लर्निंग में एक ही गोल होता है, उस एक्यूरेसी स्कोर को इम्प्रूव करना समहाउ, किसी भी तरीके से। So we try our all the operations which we can perform on our data to improve that accuracy score. क्योंकि जितना ज्यादा आपका accuracy score हाई होगा, आपकी प्रोडिक्शन उतनी ही एक्यूरेट होगी। जितना कम आपका accuracy score होगा, आपकी प्रोडिक्शन उतनी ही कम होगी। तो फीचर स्केलिंग में हम क्या करते हैं, जब हमारे डेटा सेट में दो फीचर्स सेम स्केल में नहीं होते, दो या तीन या चार, जब वो सेम स्केल्स में नहीं होते तो हम उनको सेम स्केल में लेके आते हैं। सेम स्केल का मतलब है कि दे विल बी इन द सेम स्केल, लाइक जैसे कि ये दोनों अलग अलग स्केल में हैं, दे विल बी आइदर इन 1 डिजिट और 2 डिजिट। सो दिस विल बी आइदर इन 1 डिजिट, दिस विल बी ऑल्सो इन 1 डिजिट वैल्यू। We will convert this. How we will convert, how this will be helpful, we will later on discuss on that part deeply, but अभी के लिए ये एक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में जैसे हैंडल करना मिसिंग वैल्यूज को। मिसिंग वैल्यूज हैं हमारे डेटा में, क्योंकि हम कभी भी मिसिंग वैल्यूज के साथ फर्दर मशीन लर्निंग में मूव नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम मिसिंग डेटा के साथ में काम नहीं करता है। तो उन मिसिंग वैल्यूज को हमें कैसे हैंडल करना है, क्या हमें उनको डिलीट करना है या फिर हमें उन्हें रिप्लेस करना है किसी वैल्यूज के साथ में, ये डिसीजन हम कैसे लेंगे, तो ये हम यहाँ पे सीखेंगे।
फीचर स्केलिंग यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है अभी, तो ये हमने डिस्कस किया। आउटलायर्स, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, आउटलायर्स होती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, और इन आउटलायर्स की वजह से हमारा मीन इम्पैक्टेड होता है, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन इम्पैक्टेड होता है। एंड दीज मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस बेसिकली द की पॉइंट्स ऑन विच योर मशीन लर्निंग मॉडल्स विल वर्क। तो आउटलायर्स को ढूंढना, उनको डिटेक्ट करना, और यानी कि ढूंढना, और फिर उनको रिमूव करना, तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे। अब जब हमें डेटा मिलता है तो जरूरी नहीं है कि डेटा में हर कॉलम एक न्यूमेरिकल कॉलम ही हो सकता है कि मेरे पास उसमें एक जेंडर कॉलम है जिसमें मेल और फीमेल है, हो सकता है मेरे पास में एक डेजिग्नेशन कॉलम है, हो सकता है मेरे पास में एक सिटी कॉलम है या कंट्री कॉलम है। तो अगर मेरे पास एक जेंडर कॉलम है जिसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे कॉलम को कभी भी मशीन लर्निंग में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन लर्निंग में तो हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। और बीइंग ए प्रोग्रामर इतना तो मुझे पता ही है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा में ही हो सकता है, इस तरीके के स्ट्रिंग डेटा में तो नहीं हो सकता। तो हम कभी भी डायरेक्टली डेटा सेट को मशीन लर्निंग मॉडल में नहीं फीड कर सकते, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा जो डेटा जिसमें जैसे जेंडर हुआ, इसको हम कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा, तो इसे हम न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और इसी स्टेप को हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं। इनकोडिंग की बहुत सारी टेक्निक है, कौन सी कब कहाँ कैसे यूज करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल कन्वर्ट डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा। तो ये सारी स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद अब हमारा डेटा रेडी है। नाउ वी विल मूव फॉर द मशीन लर्निंग फर्दर। अब यहाँ मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग तीन तरीके की होती है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो तरीके की मशीन एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में कई सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं, क्लासिफिकेशन में कई सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, इनिशियली ये कैसे वर्क करते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्या इनका एग्जाम्पल है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना, ये सब हम इसमें देखेंगे। नॉट द एंटायर एनएलपी बट द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ एनएलपी added here, क्योंकि entire NLP is the part of AI, and this is not the AI batch, but introduction बहुत जरूरी है। ये introduction not only will be helpful in NLP, this will be helpful in some of the machine learning algorithm. There we will be able to see how to process the text data. NLP रखने का मेरा मेन रीजन यहाँ पे यही था कि हम टेक्स्ट डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको जेंडर दिखाया था, इसे आप टेक्स्ट डेटा तो बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली टेक्स्ट डेटा। मान लो मेरे पास में एक कॉलम है जिसमें जेंडर है, जिसमें लिखा है मेल और फीमेल, इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ जीरो में या वन में, ये मेरे लिए आसान है। लेकिन आप सोच के देखो कि मेरे पास कोई एक ऐसा कॉलम है जिसमें सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखा, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, या पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है एक कॉलम के अंदर, पूरा पैराग्राफ यहाँ पर, यहाँ पूरा पैराग्राफ। जैसे मान लो कि आप चेक कर रहे हैं कि वो जो मेल आप भेज रहे हैं वो एक स्पैम मेल है या नहीं है। अब जो मेल का जो कंटेंट है वो एक वर्ड नहीं है, वो पूरा पैराग्राफ है। उस पूरे पैराग्राफ को कैसे हम प्रोसेस करेंगे, उस पूरे पैराग्राफ को कैसे हम लोग न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा में जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम उससे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं लगा सकते। ये उस पूरे पैराग्राफ को प्रोसेस करना, ये हमें एनएलपी सिखाता है। NLP stand for natural language processing, how you will process the human language like text data, audio data, video data. तो यहाँ NLP रखने का मेन रीजन यही है कि जब हमारे पास टेक्स्ट डेटा, यानी कि किसी एक कॉलम में पैराग्राफ्स रखे हुए हैं या सेंटेंसेस रखे हुए हैं, हम उस डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे और उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल डेटा में, ताकि हम उस पर कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर पाए। एंड देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न। जैसे कि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये ईडीए, आम, आम, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, दे आर एक्सप्लोरेटी ऑफ डेटा एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट। यहाँ हम डेटा को एक्सप्लोर करना सीखते हैं। मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसमें लिस्टेड नहीं है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट का मतलब है प्रोजेक्ट बनाना, पाइपलाइन क्रिएट करना, डिप्लॉय करना यूजिंग आइदर
Docker container or either any cloud platform. So this is how we are going to proceed. दो चीजें हैं, एक तो पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया ही है, दूसरा डेटाबेस की नॉलेज भी डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि ऑल्दो नॉट ए कि आपको डेटाबेस डेवलपर बेसिक आनी चाहिए, बट आपको बेसिक डेटाबेस की क्वेरीज आनी चाहिए, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरीज। एंड सेलेक्ट क्वेरीज में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, और कंडीशंस लगाना, इनर क्वेरीज, सब क्वेरीज जिसे हम बोलते हैं, ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम डेटा फैच करते हैं डेटाबेस में से, तो हमें वहाँ एसक्यूएल की क्वेरी लिखने की जरूरत पड़ती है। सो उस जगह पे मुझे डेटाबेस भी आना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं, मैं पिछले क्लाइंट जो था मेरा वो हेल्थ डेटा का था, अभी जो मेरा क्लाइंट है वो बैंकिंग है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया मिलता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट पे काम करने का, एंड आपको और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है इसमें, जब आपका क्लाइंट इस तरीके से बदलता है, हेल्थ डेटा, या फिर आप कहें बैंकिंग हो गया, या फिर आप कह सकें और तरीके का डेटा पे आप डिफरेंट डिफरेंट, जितना आप डिफरेंट टाइप ऑफ रियल डेटा पे काम करेंगे, आपको उतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो अगर मैं बात करूं तो मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, ऑल्दो आपको उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती होंगी, प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली हम सबको आती है, डेटा साइंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस डेटाबेस डेफिनेटली हम यूज करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में हमारा डेटा होता है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन डेटा साइंस, बट कहीं भी आप इंडस्ट्री में काम करें तो आपको जरूरत पड़ती है, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की। जैसे हम बात करें, या तो अजोर की बात करें या फिर एडब्ल्यूएस की बात करें। अजोर का एक स्पेसिफिक है अजोर एमएल करके, जो मैंने स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में यूज किया था एक प्रोजेक्ट में। तो अजोर एमएल में आपको आसानी से वहाँ अपना मॉडल बना सकते हैं पूरा का पूरा, एंड वो आपको की वॉल्ट वगैरह प्रोवाइड करता है टू स्टोर योर डेटा फाइल्स। सो स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग के लिए है। तो कोई हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म का आइडिया, जैसे गिट वगैरह हो गया, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कंटेनर्स वगैरह की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं, वो टोटली क्लाइंट टू क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, वो क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। एंड कुछ और चीजें हैं जो आजकल काफी यूजफुल हैं आज के टाइम पे, जैसे कि डेटा ब्रिक्स की अगर हम बात करें, अजोर डेटा ब्रिक्स है, आप इसकी बात करें, ये काफी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ये मुझे स्टार्टिंग में नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर इसको ऐड ऑन किया स्किल्स में बाद में। एजोर डेटा ब्रिक्स हो गया, पाइसपार्क हो गया। सो जब डेटा ह्यूज होता है हमारे पास में, तो फिर ऑब्वियसली उसे सिंगल उस पे प्रोसेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, एंड देयर वी रिक्वायर डेटा ब्रिक्स एंड दीज ऑल टेक्नोलॉजीज। तो ये आप धीरे धीरे बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। नाउ आई विल स्टॉप माई सेल्फ एंड विल टेक योर क्वेश्चंस। तो ये जो रहेगा वो मॉर्निंग 8 AM to 10 AM की क्लास रहेगी आपकी। एंड अगर आप केआर से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, रिकॉर्डिंग अपलोड होती है पोर्टल पे, और जो नोट्स होंगे, जो हम उस दिन कोड लिखेंगे, जो कोड फाइल होगी, वो सब पोर्टल पे अपलोड होगा। पोर्टल का एक्सेस आपको केआर टीम प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास पोर्टल का पहले से एक्सेस है, तो फिर आपको एक डेटा साइंस का कोर्स जैसे क्रिएट होगा वो दिखने लगेगा आपके पोर्टल पे। तो वहां से आप वीडियोस, फाइल्स, डेटा फाइल्स, कंटेंट फाइल सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। एंड ये अराउंड 2.5 से 3 महीने का कोर्स रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की तरह नहीं है कि यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग ऑन डेटा। तो एंड नॉट ओनली ऑन वन डेटा, ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए 2.5 से 3 महीने का ये कोर्स रहेगा आपका, विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो
अच्छा, ये वेब स्क्रैपिंग एक चीज जो थी, मैंने कहा था कि मैं बाद में, बट हाँ हम इसको पढ़ेंगे। सो वेब स्क्रैपिंग होता है बेसिकली वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना। कई बार डेटा एक्सेल फाइल में होता है, सीएसवी फाइल में होता है, कई बार डेटाबेस में होता है, लेकिन कई बार कुछ डेटा हमारा वेबसाइट पे भी होता है। तो जैसे कि वेदर का करंट डेटा मुझे स्क्रैप करना है और मुझे उसको एनालाइज करना है, तो करंट डेटा तो किसी एक्सेल में या डेटाबेस में नहीं है, वो तो एक वेदर कास्टिंग वेबसाइट पे है। तो मैं वहां से उस डेटा को कैसे स्क्रैप कर सकता हूँ? तो ये हम इसमें यूज करते हैं। कई सारी रियल टाइम एप्लीकेशंस, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको रियल टाइम पे ये दिखाती हैं कि ये इंश्योरेंस आपको कौन सी कंपनी कितने प्राइस में दिखा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड भी आते हैं इस तरीके के। तो वो जो एप्लीकेशन है या वो जो वेबसाइट है, वो रियल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उनसे रियल टाइम में डेटा कैसे स्क्रैप करेगा, वो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग काफी यूजफुल होता है जब हमें वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना होता है। तो ये भी हम इसमें यूज करेंगे। नाउ इफ यू हैव बोथ एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक दोज क्वेश्चंस। सर ये वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड जस्ट ए क्लैरिफिकेशन, ये वेब हाँ, स्क्रैपिंग इज डेटा कलेक्शन का पार्ट हुआ, राइट? बिल्कुल मतलब सर, बिल्कुल। ओके। स्टार्टिंग में जब हम सीखेंगे ना कि डेटाबेस से डेटा कनेक्टिविटी करके डेटा कैसे लोड करेंगे, एक्सेल से कैसे लोड करेंगे, सीएसवी से कैसे लोड करेंगे, तो उसी टाइम पे हम ये भी सीखेंगे कि वेबसाइट्स पे अगर कोई डेटा अवेलेबल है तो हम वहां से कैसे उसको स्क्रैप करेंगे। जैसे मान लो कि कोविड के टाइम पे आपको किसी ने बोला या रिक्वायरमेंट हुआ, या जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि भाई ठीक है, ये जो कोविड का रियल टाइम डेटा सेट है, आप इसको एनालाइज करिए, कुछ रिपोर्ट्स तैयार करिए। अब वो जो रियल टाइम डेटा है वो तो कोविड की वेबसाइट पे था, कोविन.इन करके जो वेबसाइट थी। तो वहां से हम उस डेटा को अपने अपने लैपटॉप पे कैसे लेके आएंगे, यानी कि ऑफलाइन, ताकि मैं उसको रीड करके और फिर अपने पाइथन एनवायरनमेंट में लोड करके फिर मैं उस पर काम स्टार्ट कर सकूं। तो इस सब के लिए हम वेब स्क्रैपिंग यूज करते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग अभी सर। तो मेरा और कोई क्वेश्चन है या? हाँ हाँ, बताइए। सर सर एक्चुअली मेरा ये प्रोफाइल नया है, ठीक है। हम्म मैं टेलीकॉम सेक्टर से हूँ सर, बट आई जस्ट वांट टू स्विच माय प्रोफाइल। हम्म तो इसलिए मैंने डेटा साइंस को चूज़ किया। मैं एक्चुअली आई एम गुड इन डॉट नेट। मैं पहले डॉट नेट डेवलपर था, एंड हम्म देन अभी पाइथन भी मैंने पढ़ा है, SQL भी है, टेबलू मैंने पहले पढ़ के रखा था थोड़ा बहुत। हम्म हाँ बट सर मुझे ना एक्चुअली गाइड चाहिए था, आप ये इसलिए ये इसके ये टर्म में कि मतलब मैं इसके प्रोफाइल को जैसे स्विच करूंगा एज ए डेटा साइंटिस्ट, तो मैं कैसे, मतलब क्या मूवमेंट रहेगा मेरा कि मैं उसको जॉब को मतलब गेट कर लूँ। इनिशियली मूव करना बहुत ज्यादा, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, रेदर जी। देन स्विचिंग टू ए न्यू जॉब। इनिशियली अगर आप एक प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके से some hands on and somehow you can show that कि भाई मेरा रिज्यूमे में है the last experience I have worked on this project and I use this technology, तो उससे ज्यादा पुराना कोई नहीं पूछता। द रिसेंट वन, आपने किस पे क्या काम किया है उस पे मेनली फोकस रहता है आदमी का। तो जैसे एंड राइट नो अभी क्या है कि मैं ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा था, मतलब हमारा मतलब ऑटोमेशन का भी पार्ट है। तो उसमें पाइथन का भी यूज होता है और सेल स्क्रिप्टिंग का भी यूज होता है, तो उसको मैं को रिलेटेड करके तो मैं इसे दिखा दूंगा। और बाकी मतलब जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मतलब बेसिकली कि वहाँ पर जो वर्क होता है रियल सिनेरियो में, सर उस पे थोड़ा मुझे आपसे हेल्प चाहिए होगा, रादर देन। और अच्छा अच्छा, अमित आप और कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट इज फाइन। तो आज आप दो ही लोग ज्वाइन हुए, मैंने बात की थी खैर कि थोड़ा विंटर का टाइम है, 8 बजे का टाइम थोड़ा सा ज्यादा जल्दी रहेगा, बट बाकी मेरा भी टाइम फिर फ्री नहीं था। तो मुझे लगता है ये था शायद रीजन रहा हो आज लोगों का ना ज्वाइन करने का, या ये पहला सेशन है, देखते हैं। तो मैं आज कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करता, हम कल स्टार्ट करेंगे, और हम कल स्टार्ट करेंगे, वी विल गेट सम रिफ्रेश ऑफ little bit, 2 or 3 topics of Python, which exactly require to move
फर्दर और टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छे से आता है, बट फ्रॉम माय एंड let's take a little refresh of those 2 3 topics, and then we will start with numpy. Okay, and then after numpy we will come back to this statistic part or mathematics part. तो numpy में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट क्यों करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमें ये डेटा का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे लिए सबसे पहली टॉपिक रहेगी पढ़ने के लिए, यानी कि 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, हम इस पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, ओके। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। लिंक मैं आपको वही 5 मिनट पहले प्रोवाइड करूंगा। हर क्लास का एक नया लिंक होता है। एंड सर वन मोर क्वेश्चन था सर, जो आपका फर्स्ट सेशन था जो सर इससे पहले आपने लिया था, एक्चुअली मेरे पास वो लिंक नहीं आया था, लिंक मतलब वो टीम्स। किसी के पास ही नहीं गया था, वो सेशन हो ही नहीं पाया था। मैंने लिंक भेजा था ग्रुप में, पर मुझे भी नहीं पता ऐसा क्या इशू हुआ कि वो सिर्फ केआर टीम के पास ही गया वो लिंक, और आप लोगों में से किसी के पास भी वो नहीं गया। हाँ मतलब सर। इवन डिलीवर्ड भी नहीं दिखा रहा है किसी भी को अभी सर भी। जस्ट एक पॉपअप हुआ था उस समय मेरे मोबाइल पे, बट हाँ, कुछ ऐसा नहीं आया था, बस वो लिख रहा था कि एडमिन ने कोई मैसेज भेजा, वो लोड हो रहा है, बस। पता नहीं कुछ हुआ था ग्लिच, इसलिए कोई ज्वाइन नहीं हो पाया था उस दिन। तो दिवाली था, फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड तो राइट। क्लास हुआ नहीं। लेकिन उस दिन भी क्लास नहीं हो पाई, ये आपकी पहली ही क्लास है। इससे पहले अभी तक कोई क्लास हो ही नहीं पाई है उस दिन। इवन आई डोंट नो, मुझे अभी तक फिगर आउट ही नहीं हुआ है कि ऐसा क्या इशू हुआ कि सिर्फ केआर टीम के पास ही गया मैसेज और आप में से किसी के पास नहीं गया। ठीक है, तो अभी तक आपका कुछ भी नहीं छूटा है। हम मिलते एंड हैं सर कल से। अपार्ट हम्म, फ्रॉम पाइथन एंड समथिंग सर, और कुछ ऐसा चीज है जो मतलब हम लोग को जैसे प्री तैयारी होना चाहिए कि मतलब ये थोड़ा आना चाहिए टॉपिक की नहीं जो नहीं, ऐसा हेल्प कुछ नहीं है। पाइथन और डेटाबेस बस। करे। डेटाबेस जैसे सर एसक्यूएल और ओरेकल एसक्यूएल की। बस, सारे डेटाबेस नहीं, कोई भी एक डेटाबेस की। मैं नहीं कह हम्म। रहा आपको सारी क्वेरीज आनी चाहिए, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरीज का आइडिया होना चाहिए। हाँ इट्स फाइन सर, एसक्यूएल फाइन, ओके। ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। कल थैंक यू। मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, बाय। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।